नमस्ते। आज हम आपको इस ई सिंपोजियम के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में रचनात्मक तरीके से निबंध लिखने के बारे में उदाहरण देकर बताएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में दो प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं जिन्हें हम कहानी के रूप में लिखते हैं। पहला दिए गए विषय के आधार पर यानी सिचुएशनल, और दूसरा चित्रों के आधार पर यानी पिक्चर कॉम्पोजिशन। निबंध के 3 भाग होते हैं: आरंभ अर्थात इंट्रोडक्शन, मध्य भाग या विषय वस्तु अर्थात कंटेंट, और अंत यानी कंक्लूजन। अच्छा निबंध लिखने के लिए उसका आरंभ बहुत आकर्षक तरीके से करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक हो जाए कि आगे क्या हुआ होगा। आइए अब हम निबंध लिखना सीखते हैं। कई बार हमारे मन में विचार तो होते हैं, लेकिन निबंध का आरंभ कैसे किया जाए यह समझ ही नहीं आता है। चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए यहाँ हम आपको निबंध आरंभ करने के अलग अलग तरीके बताएंगे। एक दिलचस्प शुरुआत के साथ निबंध लिखने से पाठक की रुचि उसे पढ़ने में बनी रहती है। इसके विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे सेटिंग अर्थात किसी दृश्य का वर्णन करके, फ्लैशबैक अर्थात पुरानी बात को याद करके, डायलॉग अर्थात किसी के साथ हो रही बातचीत के साथ, मोनोलॉग अर्थात मन ही मन खुद से बात करके, अथवा ओनोमेटोपोइया अर्थात किसी आवाज़ के साथ। किसी सेटिंग या दृश्य का वर्णन करने के लिए हमें उस स्थान, समय, दिन आदि के बारे में लिखना होता है जहां घटना घटित होती है। जैसे सुबह हो चुकी थी, मौसम बहुत सुहावना था, रीता और मदन आज बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज उनके स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। किसी डायलॉग या वार्तालाप से शुरुआत करने के लिए किन्हीं 2 या अधिक लोगों के बीच में हो रही बातचीत को लिखते हैं। जैसे प्रतियोगिता के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। मदन ने रीता से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रीता ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, हम अभ्यास करेंगे। किसी साउंड या आवाज़ से शुरुआत करने के लिए वह आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। जैसे फ़ोन की घंटी की आवाज़, घड़ी के अलार्म की आवाज़, दरवाजे की घंटी की आवाज़ या किसी के गिरने या चिल्लाने की आवाज़। इसी प्रकार निबंध को किसी ऐसी बात से भी शुरू किया जा सकता है जो व्यक्ति खुद से कर रहा हो अथवा उस बारे में सोच रहा हो। इसे हम मोनोलॉग कहते हैं। जैसे आज मैं गर्म पहुंचते ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगा। करण अपने ही ख्यालों में गुम था। फ्लैशबैक में हम उस बीती हुई घटना के बारे में लिखते हैं जो हमें आज की घटना, दृश्य या विषय को देखकर याद आई हो। जैसे आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैं 10 वर्ष का था। मैं अपनी माताजी के साथ खड़ा था। अचानक एक तेज़ गति से आती हुई टैक्सी ने एक वृद्ध महिला को धक्का मार दिया था। तभी माताजी की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ खो गए हो? टैक्सी आ गई है, चलना नहीं है? मैं अपने अतीत की सोच से पुनः वर्तमान में आ गया और तुरंत टैक्सी में बैठकर खरीदारी केंद्र चला गया। आइए अब एक कहानी लिखना सीखते हैं। हमारा आज का विषय है मेरा पालतू जानवर। यह हमारा एक सिचुएशनल कॉम्पोजिशन है, यानी हमें एक विषय दिया गया है जिसके आधार पर हम अपनी कहानी को लिखेंगे। हमारे इस पाठ का उद्देश्य आपको सही प्रकार से कहानी लिखना सिखाना है। इसके लिए हम KWL स्ट्रेटेजी का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ है कि आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और अंत में इस पाठ से आपने क्या सीखा। गैलरी वॉक के लिए
आप अपनी कक्षा में लगे विभिन्न चार्ट आदि से विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको जानवरों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ दिए गए चित्रों में से उन जानवरों को चुनिए जिन्हें हम पालतू बना सकते हैं। अब अपने हाथ को ध्यान से देखिए। जिस प्रकार हमें कोई भी काम करने के लिए हाथ की सभी उंगलियों और अंगूठे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कहानी के सभी भाग मिलकर उसे एक सुंदर रूप देते हैं। हमारे हाथ का अंगूठा हमारी कहानी के परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन को, पहली उंगली कहानी के पात्रों अर्थात मेन कैरेक्टर्स को, दूसरी और तीसरी उंगली कहानी की मुख्य घटनाओं और उससे संबंधित बातों यानी मेन इवेंट्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, और छोटी उंगली कहानी के अंत यानी कंक्लूजन को बताते हैं। आइए अब हम अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। यहाँ हम दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब आदि का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार हम अंगूठे और उसके साथ की उंगली के बिना लिख नहीं सकते, उसी तरह स्थान, लोग, समय यानी प्लेस, कैरेक्टर, टाइम आदि के बारे में लिखे बिना अपना निबंध आरंभ नहीं कर सकते। आपने जिस पालतू जानवर के बारे में लिखने के लिए सोचा है, उसके लिए सहायक शब्द इस चार्ट से ले सकते हैं। आप शब्द चुनने में अपनी अध्यापिका की भी मदद ले सकते हैं। इसमें आप अपने पालतू जानवर के बारे में बताइए कि वह कौन सा जानवर है, उसका नाम क्या है, वह आपको कब, कहाँ और कैसे मिला, आप उसी जानवर को क्यों पालना चाहते थे। हमारे हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली को निबंध का दूसरा और तीसरा अनुच्छेद माना जा सकता है, जिनमें आप अपने पालतू जानवर के बारे में अधिक से अधिक लिख सकते हैं। जैसे आपका पालतू जानवर कैसा दिखता है, वह क्या करता है, वह क्या खाता है और कहाँ सोता है, आप उसके साथ क्या क्या करते हैं और आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। हमारे हाथ की छोटी उंगली कहानी के अंत को बताती है। यह कहानी का आखिरी अनुच्छेद होता है जो छोटा होना चाहिए और इसमें हमें कोई सीख मिलनी चाहिए। इसमें आप अपने पालतू जानवर के बारे में अपने विचार और किसी सीख के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपको उसके साथ क्या क्या करना पसंद है, आप उसकी देखभाल करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, अपने पालतू जानवर के बारे में आपने कौन सी नई बात सीखी। यहाँ कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सहप्रयोग हैं जिन्हें आप अपनी कहानी में प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे यहाँ खुशी खुशी और साथ साथ दोनों सहप्रयोग के उदाहरण हैं, जबकि खुशी से फूला न समाना एक मुहावरे का उदाहरण है। आइए अब चित्रों की सहायता से कहानी लिखना सीखते हैं। इसके लिए हमारा विषय है ईमानदार टैक्सी ड्राइवर। यहाँ पर हम KWL और STW स्ट्रेटेजी का प्रयोग करेंगे। KWL के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। STW के लिए आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं और आप उस चित्र के बारे में और क्या जानकारी पाना चाहते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और सोचिए कि इनमें क्या हो रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको इनमें कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है? पहले अनुच्छेद में सबसे पहले आप अपनी कहानी की शुरुआत ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद पहले चित्र में
आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखिए। दूसरे अनुच्छेद के लिए दूसरे और तीसरे चित्रों को देखकर मुख्य घटना के बारे में लिख सकते हैं। कहानी के हर अनुच्छेद में आपस में संबंध होना चाहिए। आपकी कहानी के सभी पात्रों के नाम पूरी कहानी में एक जैसे ही होने चाहिए। अपनी कहानी को हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखना चाहिए। तीसरे अनुच्छेद के लिए चौथे और पांचवें चित्रों को देखकर आप पात्रों के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं, जैसे वह टैक्सी ड्राइवर ईमानदार था या बेईमान था, और क्या उसने सही काम किया, उन्हें कैसा लग रहा होगा। आखिरी अनुच्छेद कहानी का अंत होता है, जो आपको पूरी तरह से अपनी कल्पना से ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सहायता के लिए कोई चित्र नहीं होता है। आपको इसमें अपनी कल्पना से बताना होता है कि कहानी के अंत में क्या हुआ होगा। इसमें आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। इससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपने वाक्यांशों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंत भला तो सब भला। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सहप्रयोग आपकी कहानी को खूबसूरत और रुचिकर बनाते हैं। इनका प्रयोग हमें सही प्रकार से और सही स्थान पर करना चाहिए। जैसे यहाँ दिए गए चित्रों में लोगों के चेहरों और टैक्सी ड्राइवर के चेहरे को देखकर आप कौन सा मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके लिए दिए गए मुहावरों और सहप्रयोगों की सहायता भी ले सकते हैं। हमारी NTIL की अध्यापिकाएं कक्षा में इन तरीकों का उपयोग छात्रों के रचनात्मक लेखन में सुधार के लिए कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सत्र का अवश्य ही आनंद लिया होगा। धन्यवाद।